शुरुआत करते हैं आज के हमारे पैसे डिस्कशन का गाइस। और जो नए लर्नर है उन्हें बता दें कि इस सीरीज़ में उतने में हम ज़रा पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो इस सीरीज़ में हम मेनली क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो आपके यूपीएससी के सी सेट का पैसेज पार्ट है उसमें कैसे आप अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और किस तरीके से आप बिल्कुल 90% ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी ला सकते हैं। देखिए गाइस, अभी तक हमने ये 2021 के पैसेज हैं और बिना है ना बिना आंसर की देखे यहाँ पे मैंने ये सॉल्व करने की कोशिश की थी और वो लॉजिक ढूंढने की कोशिश की हुई है। पिछले 18 पैसेज में 18 हमने ऑलरेडी हमने 16 पैसेज हमने ऑलरेडी अटैम्प्ट कर लिए हैं, 2021 के हैं और 16 क्वेश्चंस में से ओनली 2 क्वेश्चंस वर रॉन्ग, राइट। सो ये जो अपनी 85 to 90% एफिशिएंसी है जो कि आपको इस स्टेज पे खड़ा करके लाके रख सकती है कि अगर आप 30 पैसेज अटैम्प्ट करते हैं तो इनमें से अराउंड 22 से 23 क्वेश्चन आपके सही होंगे और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। आपको नेट करेक्ट गाइस 27 करने होते हैं, तो बाकी के जो मतलब जो मार्जिन है वो आप मैथ्स और रीजनिंग से पूरा कर सकते हैं। सो ये हमारा यहाँ पे मेन फोकस रहता है जो नए लर्नर है। अभी स्टार्ट करते हैं आज का। देखो, कभी भी पैसेज पढ़ने से पहले मैंने आपको ऑलरेडी अप्रोच बताई हुई है। बेस्ट अप्रोच चीज़ कि आप उसका क्वेश्चन ज़रूर पढ़ो ताकि आइडिया मिले कि पैसेज में बात किस चीज़ की हो रही है। और ये इजी भी होते हैं, ये क्रिटिकल आइडिया वाले। एजम्पशन वाले बहुत टफ होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब तक आपको पता चल जाना चाहिए कि जब वो सेंट्रल आइडिया बोल रहा हो, जब वो क्रिटिकल इन्फेरेंस बोल रहा हो, जब वो एजम्पशन बोल रहा है और जब वो कंक्लूजन बोल रहा हो, तो इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या होती है। जब वो मैसेज बोल रहा हो तो इन सब वर्ड्स में डिफरेंस क्या होती है। अब तक ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अब के बाद मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, राइट। ऑलरेडी मैंने ये बातें बताई हुई है आपको। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है, ये बुक पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। पहला इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि द कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट। ओके, सेंट्रल आइडिया ओके, हो सकता है ऐसा कुछ हो। हालांकि ये मतलब बहुत नैरो सी स्टेटमेंट लग रही है, राइट। बहुत नैरो स्टेटमेंट लग रही है लेकिन हो सकता है, राइट, कि भैया स्टेट होगा तभी आपका राइट और रॉन्ग होगा, क्या डिसाइड हो सकता है ऐसा हो। लेकिन अभी चलते हैं ज़रा आगे। अनलेस, लेकिन अभी इसे डाउटफुल कैटेगरी में जरूर रखना, राइट। अनलेस रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड्स एज टू व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, नो मैन वुड बी मॉरली राइट। इसे तो हटा ही दो, पहले ही हटा दो, राइट। ये बोल रहा है कि अगर रूलिंग अथॉरिटी, मान लो अगर इरेशनल राजा हुआ, राइट, फॉर एग्जांपल धनानंद, राइट। धनानंद बहुत बुरा राजा था, अगर वो किसी को राइट बोल देगा तो क्या वो राइट हो जाएगा? नो, कोई लॉजिकल थिंकर ये नहीं बोलेगा। इसे तो पहले ही हटा दो, राइट। क्वेश्चन पढ़े बिना, राइट, पैसेज पढ़े बिना आंसर तक आओ, ये यहाँ सीखना है हमको। मैन इज इनहेरेंटली इमोरल एंड सेल्फिश बाय इन अ नेचुरल स्टेट। इनहेरेंटली इमोरल एंड सेल्फिश इन अ नेचुरल स्टेट, इसे भी हटा ही दो कि भैया इमोरलिटी इंसान के अंदर है, राइट। नेचुरल स्टेट मतलब कि भैया जहाँ पे बाहर से कोई भी ताकत ना हो आप पे, आपको अगर नेचर में खुला छोड़ दिया जाए, खुले सांड की तरह, तो आप इमोरल हो ही जाएंगे। तो वो जो मत्स्य न्याय का सिद्धांत होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, हो सकता है ये आपके वहाँ पे आए, राइट। ये स्टेट ऑफ नेचर की जो बात हुई थी, ये हॉब्शियन स्टेट ऑफ नेचर को यहाँ पे बता रहा है। जिन्होंने मेरे साथ PSIR कवर किया है उनको ये पता है। लेकिन ये जो है ये आपकी बहुत ही ज़्यादा नैरो एक इमेज क्रिएट करती है एक इंसान की, सेल्फिश और इमोरल इन नेचुरल स्टेट। हालांकि हो सकता है कि ऊपर अगर हॉब्स का एब्स्ट्रैक्ट दिया गया हो, अगर ये ऊपर वाला एब्स्ट्रैक्ट हॉब्स की कोई राइटिंग होगी, हो सकता है वहाँ से उठाई गई हो, तो ये करेक्ट भी हो सकता है। इसलिए इसे हाईली डाउटफुल में रखो, राइट। नेक्स्ट आता है द आइडिया ऑफ व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। इसे तो पहले ही हटा दो भैया। सुनो, आपने ना कुत्ता भी पाल रखा होता है, खैर खैर छोड़ो, कुत्तों को तो छोड़ो, सांड पाल रखा है आपने, सांड। क्या सभी सांडों को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है? फिर भी वो स्पीशी सर्वाइव कर रही है ना, इसे हटा ही दो। अब आपके पास ये है, दोनों डाउटफुल कैटेगरी में रखे थे। अब हमने यहाँ से यही छानना है कि कम डाउटफुल कौन है। हमें पता चल गया है, राइट। अब तक हमने इतनी चीज़ों, इतने 8-10 एनालिसिस की वीडियो बना दी है, अब तक हमें ये पता चल गया है कि कौन राइट हो ही नहीं सकते। अब देखो, nothing can exist in a natural state which can be called good or bad in common absent, right. Sorry, good or bad by common assent, okay. Since every man who is in natural state consults only his own advantage, okay, and determines what is good or bad according to his own fancy, insofar as he has regard for his ऑन एडवांटेज अलोन। ठीक है, वो गुड और बैड को ऐसे डिटरमाइन करता है कि भैया वो उसी के एडवांटेज के लिए वो इंटरप्रिटेशन आए, एंड होल्ड्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू नो वन
सेव हिमसेल्फ, तो किसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नेचुरल स्टेट में, मतलब अगर राज्य ना हो तो वो सिर्फ अपने आप के लिए ही खुद को रिस्पॉन्सिबल मानेगा, किसी दूसरे के लिए नहीं। ओके, सो सेव हिमसेल्फ बाय लॉ। ओके, एंड देयरफॉर सिन कैन नॉट बी कंसीव्ड इन नेचुरल स्टेट। ठीक है, पाप को या फिर अपराध को आप नेचुरल स्टेट में कंसीव ही नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि उस वक्त गुड और बैड का कॉमन आइडिया है ही नहीं कहीं पे, समझ रहे हो, इन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो। बट ओनली इन सिविल स्टेट, सिर्फ सिविल स्टेट मतलब सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट करे तभी आप जो है सिन को इमेजिन कर सकते हो, विच इज़ डिक्रीड बाय कॉमन कंसेंट। ओके, which is decreed by common consent what is good or bad, and each one holds himself responsible to the state। ओके, तो यहाँ ना गुड और बैड की बात हो रही है, एग्जिस्टेंस की बात हो रही है क्या कहीं? नो। सर्वाइवल की बात हो रही है कहीं? इसे हटा दो, राइट। सो अनलेस रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड्स एज टू व्हाट इज राइट और रॉन्ग, नो मैन वुड बी मॉरली राइट। ये तो नहीं बात हुई है कि इंसान इमोरल है, ऐसी कहीं बात नहीं हुई है, राइट, कहीं बात नहीं हुई है। यहाँ ये बात हुई है कि गुड और बैड को इंसान अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर सकता है। यहाँ देखो सी कि मैन इज इनहेरेंटली इमोरल एंड सेल्फिश। इनहेरेंटली इमोरल नहीं, यहाँ ये भी बात हुई ही नहीं है कि इंसान इमोरल है। यहाँ ये बात हुई है कि इंसान मोरालिटी को अपने हिसाब से मोल्ड कर देता है, समझ गए ना। सो क्रिटिकल तो ये हुआ, हालांकि ये भी डाउटफुल है, ये दोनों हमने डाउटफुल रखे हुए थे, बट अभी भी ठीक है, तुक्का मारते हैं। तुक्का नहीं है, ये तुक्का नहीं है, आप आंसर के इतने करीब पहुंचे हैं। अभी ए पे अपना बिट लगाते हैं जरा, फिर लास्ट में देखेंगे कि आंसर क्या है। लास्ट में हम मैथ्स तो करते ही हैं, राइट। सो अभी मैं टाइम देख लेता हूँ, 6 यार, राइट। एक्सप्लेनेशन में काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ मैं, अदरवाइज तो ये 2 मिनट में हो जाना चाहिए, राइट। एक्सप्लेनेशन लंबी जा रही है, अब से एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम रखते हैं ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने, राइट। नेक्स्ट आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द रैशनल प्लॉजिबल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस अगेन, इम्प्लीकेशंस ना हमेशा, इम्प्लीकेशंस आर प्रैक्टिकल इन नेचर, समझ गए। implications are practical in nature, they must be visible in physical state, समझ रहे हो ना। implications are practical in nature, तो प्रैक्टिकल चीजें आपने यहाँ से उठानी है कि इस पैसेज का जो ऊपर हम अभी पढ़ेंगे कि टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। भाई देखो, टू मच इसे तो हटा दो, ठीक है। टू मच वर्ड यूज किया है, एनी कंट्री यूज किया है, राइट। दो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, और एक्सट्रीम भी मतलब ठीक है, एक को एलिमिनेट करके देखते हैं। सी, मैं तो सीधा आपको बता रहा हूँ, सी शुड बी द आंसर। वो इसलिए क्योंकि देखो, टू मच ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जीएस का अपना इसमें नॉलेज यूज करो जरा, नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। भाई टू मच ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ऑलवेज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज लाइक चाइना। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा, जितना ग्लोबल इंटीग्रेशन होगा, उनके लिए इंटीग्रेटेड मार्केट मिलेगा, उन्हें अलग अलग मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, समझ गए। सो इट इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सम कंट्रीज, राइट। तो ये लॉजिक से ही हटा दो, राइट। नेक्स्ट आपकी बात हो रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर राइट, आर इंक्रीजिंगली ब्लर्ड, ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स। हो सकता है, राइट, कि भैया इंटरनेट है तो भैया इकोनॉमिक, राइट, समझ गए, अलग अलग कंट्रीज के जो बॉर्डर है वो टेक्नोलॉजी की वजह से डिसअपियर हो रहे हैं, ये तो बात सही है, ठीक है। एंड इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पिंज्ड ऑन डोमेन ऑफ स्टेट। हो सकता है ऐसा हुआ हो, राइट। एंड पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ऑन सप्लाई चेन। ये भी बहुत नैरो माइंडसेट, ठीक है। ये जो ये जो मतलब अमेरिका फर्स्ट का ड्रीम था ना उसका, आपके क्या कहते हैं, जो बाइडेन से पहले यार, जो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का, ये बिल्कुल उस तरीके की आ, एक तरीके से जो इनवर्ड लुकिंग अप्रोच है कंट्रीज की, उसको प्रमोट करने की बात कर रहा है, समझ गए। जीएस का नॉलेज लगाओ भाई, चार भी नहीं होगा, आंसर इज सी। आई बेट आंसर इज सी। ऊपर इसको उतने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट, ऊपर ऊपर से रीडिंग मार लेते हैं। इन द इमीडिएट फ्यूचर वी विल सी दैट इंक्रीजिंग commodification of many new technologies, artificial intelligence, robotics, 3D manufacturing, custom made biological and pharmaceutical product, ठीक है, एंड lethal autonomous weapons and driverless car, ठीक है। इमीडिएट फ्यूचर में हमें देखो, यही चीज ना, इमीडिएट फ्यूचर वाला 2022 में सेम पैसेज इस तरीके का आया हुआ था आपके इंटरनेट के लिए। बोला था ना कि भैया इंटरनेट सेफ है या नहीं है, ऐसा था ना एक क्वेश्चन, कमेंट में बताना। सेम चीज इमीडिएट फ्यूचर, वैसे ही वर्ड इसमें भी यूज हुआ है, समझ गए। एंड दिस विल पोज conundrum, ठीक है, बहुत सारे थ्रेट ये पोज करेगा। द मोरल क्वेश्चन इज हाउ ड्राइवरलेस कार विल डिसाइड बिटवीन हिटिंग ए जे वॉकर एंड ओके सीविंग एंड डैमेजिंग। ये बेसिकली यहाँ पे ये क्या कहते हैं उसका,
इलॉन मस्क की ले रहे हैं थोड़ी कि भैया जो ड्राइवरलेस कार है ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे करेगी। कार हैज ऑफन बीन डिबेटेड। द आंसर इज बहुत सिंपल, सेव द ह्यूमन लाइफ एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, हाँ, आंसर इज बहुत सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, एट विच ए एंगल शुड द कार्स सीवियर। ये कार वार वाला ऐसे ही यहाँ पे देख रखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये राइट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको ऑलरेडी पता है। ये कार वार वाला ऐसी बात यहाँ पे की हुई है, जस्ट इनफ टू सेव द ओके जे वॉकर एंड मोर देन इनफ। इफ द ड्राइवरलेस कार इज इन डब्लिन, who would take the decision, the Irish government or the car का original writer in California or the software programmer इन हैदराबाद वो। ठीक है, तो ये यही तो बात कर रहा है कि अलग अलग कंट्रीज की जो बॉर्डर है वो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से डिसअपियर होने के कगार पे है। क्योंकि देखो पता ही नहीं है कि आयरिश गवर्नमेंट उसमें डिसीजन लेगी। अगर अगर ड्राइवरलेस कार ने एक्सीडेंट किया तो कौन कौन गवर्नमेंट उसमें डिसीजन लेगी? आयरिश गवर्नमेंट या फिर यूएसए की गवर्नमेंट जहाँ पे वो कोड बना हुआ है, या फिर हैदराबाद में जहाँ पे इसकी मेंटेनेंस हुई है, आउटसोर्स हुआ है। राइट, इफ डिफरेंट नेशनल जुरिस्डिक्शन हैव डिफरेंट प्रिंट ऑन प्रायोरिटाइजिंग द ह्यूमन लाइफ एंड इतनी सारी बातें हुई है यहाँ पे। बेसिकली सिंपल बात हमने यही ढांढनी थी। क्या यहाँ पे कहीं पे लिखा है ग्लोबलाइजेशन की? कहीं बात हुई है यहाँ पे कि भैया ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री? ऐसी तो बात हुई ही नहीं है। यहाँ चैलेंजेस की बात हुई है ना गुरु, चैलेंजेस की बात हुई है यहाँ पे। उन यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर यहाँ इसकी जगह बोला होता कि इसका क्रिटिकल इन्फेरेंस क्या है या फिर इसका क्रिटिकल मैसेज क्या है, मैसेज यही है कि हमें जो है एक नया सिस्टम लाने की जरूरत है जो कि इन सब चीजों को रेगुलेट कर सके, जो कि जो डिसअपियरिंग बॉर्डर्स है, ज्यूरिसडिक्शन है कंट्रीज के, उस प्रॉब्लम से डील कर सके। दिस इज द मैसेज, मैसेज इज डिफरेंट, इम्प्लीकेशन इज डिफरेंट, दिस इज द रियल इम्प्लीकेशन। सी पे हम यहाँ पे बैठ करेंगे, आगे चलते हैं जरा। द रेवोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ बैंक्रप्सी केसेस इन इंडिया। ओके, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो फिर से लॉजिकल रैशनल एंड प्रैक्टिकल सजेशन इम्प्लाइड बाय। ओके, यहाँ पे सजेशन पूछा है और सजेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इसका सजेशन क्या हो सकता है। देखो जरा, लेंडिंग बाय बैंक्स शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्लोजली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है थोड़ी, जरा देखते हैं, हो सकता है इंटरेस्ट रेट शुड बी केप्ट so low as to induce banks to lend more, promote credit growth and thereby boost economic activity। हो सकता है ऐसे कुछ किया गया हो, हालांकि इससे इन्फ्लेशन भी हो जाएगा, लेकिन ऊपर हो सकता है किसी ने मतलब कोई ऐसा अर्थशास्त्री नया आ गया हो। आजकल वैसे भी आ रहे हैं अर्थशास्त्री, बहुत जोर के आ रहे हैं इंडिया में। एंड मर्जर ऑफ मेनी बैंक्स इनटू फ्यू लार्ज बैंक्स। ठीक है, मर्जर की बात हो रही है। अलोन इज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू मेक देम वायबल एंड प्रिवेंट देयर बैड परफॉर्मेंस। ठीक है, अलोन इज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। मर्जर, क्या मर्जर लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन हो सकता है? इसे हटा दो, पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने पड़ेंगे ना। मर्जर से आप एक बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे बैंक पे लगा रहे हो, बड़े बैंक पे। फॉर एग्जाम्पल आपने छोटे बैंक का मर्जर बड़े में कर दिया, तो छोटे के बैड लोन बड़े के उसमें आ गए, ये सस्टेनेबल तो नहीं है, इसे पहले ही हटा दो। जीएस का नॉलेज का यूज करें। एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एज लॉन्ग एज, ये तो मैंने ऊपर ही बात की है ना, एज लॉन्ग एज सोल्यूशन ऑफ द बैड लोन प्रॉब्लम। हो सकता है। अब यहाँ से आपको इतना तो पता चल गया कि बैड लोन की कुछ बात हो रही है या फिर बैंकिंग से बात हो रही है। अब सीधा देखो जरा, द रेजोल्यूशन ऑफ बैंक्रप्सी केसेस इन इंडियन बैंक्स अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड शुड हेल्प ब्रिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ओके एनपीए सिचुएशन अंडर सम कंट्रोल। ठीक है भैया, मतलब आईबीसी का यूज करके थोड़ा मतलब भाई ये कंट्रोल में आना चाहिए एनपीए का सिस्टम। डिस्पाइट द लो पेस, ठीक है, स्लो पेस ऑफ रेजोल्यूशंस बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोड कैन बी हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप बैंक बुक्स इन फ्यूचर क्रेडिट साइकिल्स। द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू कैन हेल्प। ठीक है, देखो एक एक ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे ये दिया बैंक्रप्सी बोर्ड वाला, एक दूसरा इन्होंने बोला कि रिकैपिटलाइजेशन भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो वो जो अलोन वाला ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया था वो एकदम सही हमने एलिमिनेट किया कि ये एक दूसरा इसका सॉल्यूशन हो सकता है। बैंक्स टू कैन हेल्प इंक्रीज द कैपिटल कुशन और बैंक्स एंड इंड्यूस देम टू लेंड मोर। ठीक है, इंड्यूस देम टू लेंड मोर। ठीक है, हमें जो है मतलब ये बता भी रहा है कि आपको लेंडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी एंड बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बट बैड डेट रेजोल्यूशन एंड रिकैपिटलाइजेशन आर ओनली पार्ट ऑफ सोल्यूशन एज दे बाय देमसेल्व्स। बैड डेट का रेजोल्यूशन करना पड़ेगा आपको एंड रिकैपिटलाइजेशन आर ओनली ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये भी पूरा सोल्यूशन नहीं है, ओनली ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो जो हमने वो थर्ड एलिमिनेट किया था, ठीक किया था। बाय देमसेल्व्स कैन डू वेरी लिटल टू arraign reckless lending that has pushed the Indian banking system to its current state। ठीक है, unless there are systemic reforms that address the problems of
अनसस्टेनेबल लेंडिंग, फ्यूचर क्रेडिट साइकिल्स विल कंटिन्यू टू स्ट्रेस। ये देखो यहाँ क्या लेंडिंग मेन इशू है क्या? लेंडिंग मेन इशू है क्या कि भैया हमने लेंडिंग बढ़ानी है? नहीं। ग्रोथ मेन इशू है क्या कि हमने ग्रोथ बढ़ानी है? नहीं। मेन इशू क्या है? मेन इशू डेट रेजोल्यूशन की बात हो रही है हर जगह पे। भैया जो आपने एनपीए बढ़ा है उसको आपने चेक करना है। अब देखो यहाँ लेंडिंग बाय बैंक्स शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड बाय रेगुलेटेड बाय, ऐसी तो कहीं बात नहीं लिखी हुई है। यहाँ ऑलरेडी बताया हुआ है कि दो सोल्यूशन इन्होंने बताया हुआ है, एक रिकैपिटलाइजेशन और एक डेट रेजोल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा कई और हो सकते हैं, इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। इसके अलावा कई और हो सकते हैं, उनमें से हो सकता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो। लेकिन क्या ये मोस्ट लॉजिकल और रैशनल एंड प्रैक्टिकल सजेशन होगा? नो। ठीक है, सिर्फ रेगुलेशन करके आप क्या बैंक की सॉरी स्टेट को बेटर कर सकते हो? नो। ऑलरेडी आरबीआई इज देयर। ठीक है, एक और लॉजिक लगा, ऑलरेडी आरबीआई नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई इज रेगुलेटिंग इट। इट मींस दिस पैसेज इज nowhere suggesting to take away the power of आरबीआई and entrust government with it. No, इसे हटा दो। इंटरेस्ट रेट्स शुड बी केप्ट लो, ऐसी कहीं बात ही नहीं हुई है इंटरेस्ट रेट लो करने की, इसे हटा ही दो, ऐसे ही था। ये तो हमने हटाया हुआ है, ऑलरेडी बताया है। सो डी शुड बी द आंसर। ये बात यहाँ पे लास्ट में हुई भी है, राइट। सिस्टेमिक रिफॉर्म्स की बात लास्ट में हुई भी है। समझ गए ना बात को? समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये छोटा सा पैसेज है, देखते हैं जरा। रिफ्लेक्ट्स बेस्ट कोरोलरी। कोरोलरी मतलब एक तरीके से इसका निचोड़ ही ये बात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मुझे भी अगर समझ नहीं आता हो, ठीक है। देखो गाइस, मैं ना तो इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, है ना, ना पीएचडी किया हूँ, ना मैं मैथ्स का एक्सपर्ट हूँ। आई एम जस्ट अ क्यूरियस लर्नर। तो देखो, मैं वो लर्निंग की टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैं अपने लिए यूज करता हूँ, ताकि बेटर हो जाए। तो देयर इज नो शेम इन चेकिंग द हिंदी उप सिद्धांत की बेहतर दिशा दर्शाता है। ठीक है, हिंदी को भी चेक कर लो चाहे। परिच्छेद के उप सिद्धांत को बेहतर दर्शाता है। उप सिद्धांत का मतलब है कि भाई जो इसमें पैसेज में पूरा लिखा हुआ है उसका जो, राइट, उसको एक तरीके से निचोड़, है ना, एक छोटे पैसेज के तौर पे आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, राइट। एक तरीके से क्रिटिकल मैसेज क्या है इसका, ठीक है। बेस्ट करो, राइट। द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट, है ना, बहुत मतलब रेडिकल सा है अभी। ठीक है, हटा दो, लेकिन हो सकता है कि मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंस की हो, लेकिन फिर भी इसे डाउटफुल में रखो, राइट। हटा ही दो, इसे हटा ही दो। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस क्लोजली। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट, हो सकता है ऐसा कुछ लिखा हो। मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपेटिबल विद सोशलिस्ट, इसे हटा ही दो। सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपेटिबल विद सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। कंपेटिबिलिटी की जहां पे भी आपको देखो, पिछले साल भी मैंने आपको बोला, पिछले मतलब 2022 के जब हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें भी कंपेटिबल वर्ड आया था। कंपेटिबल वर्ड मीन्स कि दे दे आर एलिमिनेटिंग द चांसेस ऑफ समथिंग बीइंग एबल, चांसेस ऑफ एबिलिटी ऑफ समथिंग, समझ गए? तो वो एबिलिटी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। सो मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपेटिबल विद सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, वेलफेयरिस्ट रिजीम जो है, जो वेलफेयर स्टेट है, उसमें सोशलिस्ट पॉलिसीज भी इंक्लूड होती है और मार्केट इकोनॉमी भी हो सकती है। सो हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपना ही सकते हैं, ठीक है। तो इसे अभी के लिए हटा दो। एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनहांसिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल, हो सकता है ऐसा कुछ हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई है, ऊपर देखते हैं जरा। इन इंडिया इन इंडिया ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पॉलिसी इज टू एनहांस इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल की तो बात हुई है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। एंड और देखना, ये जो सबसे छोटे पैसेज होते हैं ये सबसे क्रिटिकल होते हैं और सबसे टफ होते हैं, राइट। सबसे टफ होते हैं क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट पैसेज आपके सामने दे दिया है, लाओ निकालो इसका कोई निचोड़। एंड एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी, एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी, मॉनेटरी और फिस्कल। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। फिस्कल गवर्नमेंट, मॉनेटरी और फिस्कल, एनी वन विंग कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट। देखो गाइस, देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट, राइट। ये तो पता है ना दोनों को, जीएस का नॉलेज यहाँ पे यूज करो, ठीक है। यहाँ कहीं हमने पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट, ये पढ़ा था हमने, गलत एलिमिनेट कर दिया था ये बात, तो ऊपर यही की हुई है। अभी दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस क्लोजली। यहाँ ऐसी रेगुलेशन बढ़ाने की बात तो नहीं हुई है यार, राइट। यहाँ रेगुलेशन बढ़ाने की बात तो नहीं हुई है, यहाँ क्रिटिकलिटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर की बात हुई है, ठीक है। रेगुलेशन बढ़ाने की कहीं बात नहीं हुई है। यहाँ बताया हुआ है कि फाइनेंशियल सेक्टर कितना क्रिटिकल है। एंड मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल, इसकी तो बात ही नहीं हुई है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनहांसिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल।
रिफॉर्म्स की भी यहाँ बात नहीं हुई है। यहाँ बताया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज टू एनहांस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, और वो पॉलिसी की बात कर रहा है। एंड एनी विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी मॉनेटरी और फिस्कल कैन नॉट इंडिपेंडेंटली, यहाँ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, डिपेंडेंस की बात हो रही है कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी अलग अलग नहीं चल सकती। ए शुड बी द आंसर, मस्ट बी द आंसर। बाकी अब जरा ठीक है चेक करते हैं गाइस, राइट। एक सेकेंड, मैं पहले टाइमिंग देख लेता हूँ। काफ़ी टाइम, 20 मिनट हो गए यार। फिर से आई थॉट कि इस बार 15-16 मिनट की हो जाए वीडियो, लेकिन टाइम काफ़ी लग रहा है। ठीक है, ये आंसर की है, चेक करते हैं। रुको, कौन सा क्वेश्चन था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, मैंने आंसर की नहीं देखी हुई है इससे पहले। मैं बिल्कुल मतलब यहाँ पे ऑन द स्पॉट ये चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 44th का हमने ए लगाया था, राइट, और 44th का हमने ए लगाया था। ओके, 44th का हमने ए लगाया था। डन 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 लगा। 44th का ए लगाया था और 44th का ए ही तो लगा। 43rd का हमने डी लगाया था। ओके, 43rd का नहीं नहीं, 43rd का आंसर डी है। हमने क्या लगाया था, इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर्स। हाँ, ये तो मैंने कंफर्म बताया ही था कि यही है आंसर। इजी तो था, ये तो था ही था, इसमें चेक ही क्या करना है। आ गया ना, दो ठीक हो गए, दो ठीक हो गए। नेक्स्ट आता है 42nd। 42nd में हमने क्या लगाया था, 1 एलिमिनेट किया था और 4 एलिमिनेट किया था। 2, 3 एंड 5 लगाया था हमने, सी लगाया था। चेक करते हैं। 40, 40, 41, 41 का ए, नहीं 42 था ये क्या नंबर। यस 42, 42 का 42 का सी, देखो 42 का सी गाइस, 42 का सी ही है, राइट। समझ गए ना, 42 का हमने भी सी ही लगाया था। ये देखो, सी लगाया था हमने। डन। अब देखो 41 का हमने क्या लगाया था, कंसेप्शंस ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट एग्जिस्ट ड्यू टू, यही तो हमने लगाया था, यही तो हमने लगाया था, ये तो एलिमिनेट किया था, राइट। ये भी हमने एलिमिनेट किया था, सर्वाइवल वाला, इनहेरेंटली इमोरल, ये भी हमने एलिमिनेट किया था। ए इज द आंसर। अब चेक करते हैं जरा। गुरु, ये ना 2021 का क्वेश्चन पेपर टफेस्ट था। 41 का ए, 41 का ए दिया हुआ है, 41 का ए, समझ गए। ये टफेस्ट क्वेश्चन था और हमने अभी तक कल 16 किए थे, आज 20 कर लिए हैं, राइट। 10 और बचते हैं इसके, तो परसों चौथ तक, राइट, 14 तारीख तक ये पूरे हो जाएंगे। और फिर 14 से 20 तक हम क्या करेंगे, 14 से 20 तक हम जो लॉजिकल रीजनिंग है, राइट, और वो बिल्कुल जो इजी क्वेश्चन है जिन्हें हमें कभी नहीं छोड़ना है, हम सिर्फ इजी को पकड़ेंगे। दुनिया आपको टफ बता रही होगी कि ये इतने टफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, नहीं, मैं आपको इजी बताऊंगा कि इजी क्वेश्चन ढूंढने कैसे और सॉल्व कैसे करने हैं, और वो भी ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे, हो सकता है उसमें बहुत गलतियाँ हों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग इज टफ थिंग। हो सकता है उसमें बहुत गलतियाँ हों, लेकिन हम जरूर ये सीखेंगे कि उसको बेटर कैसे किया जाए। मैं अगेन आपको ये कह रहा हूँ, मैं ना तो मैथमेटिशियन हूँ, मैं ना तो इंग्लिश में PhD किया हूँ। आई एम सिंपली आई हैव बीन UPSC aspirant for 2 years, and I am, you can say कि ठीक है, काइंड ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। तो इन सारी चीज़ों में मेरा है, ठीक है, GS में स्पेशलाइजेशन थोड़ा बहुत है, बट इनमें कोई नहीं है। बावजूद इसके वी आर लर्निंग हेयर टू लर्न, ठीक है, वी आर लर्निंग हेयर टू फाइंड द क्लूज। तो आपको भी अगर कोई क्लूज मिलते हैं तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।